हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे मोल मोल एनालिसिस पे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन या फिर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे और साथ ही साथ ऐड करेंगे इसका जो लास्ट पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट करेंगे मोल मोल एनालिसिस। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हमें दिया हुआ है तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस करेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। मोल मोल एनालिसिस इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का हम लोग मोल मोल एनालिसिस करेंगे। तो कोई एक केमिकल इक्वेशन हमें दिया हुआ होना चाहिए जो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो। जैसे मान लो हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। इसको पढ़ना हम लोग जानते हैं, स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए कंबाइंस विद स्मॉल बी मोल ऑफ कैपिटल बी एंड प्रोड्यूसेज स्मॉल सी मोल ऑफ कैपिटल सी एंड स्मॉल डी मोल ऑफ कैपिटल डी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मोल मोल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन का जब मोल मोल एनालिसिस आप करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोल ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्टेड, मोल ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट स्मॉल ए, मोल ऑफ कैपिटल बी रिएक्टेड, मोल ऑफ कैपिटल बी रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट स्मॉल बी, मोल ऑफ सी फॉर्म्ड, मोल ऑफ सी प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट स्मॉल सी, और मोल ऑफ कैपिटल डी फॉर्म्ड, मोल ऑफ कैपिटल डी फॉर्म्ड बाय कोफिशिएंट स्मॉल डी। इस इक्वेशन के माध्यम से हम लोग किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन का मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं। इसे शॉर्ट में भी हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं मोल ऑफ ए बाई ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी बाई बी इज इक्वल टू मोल ऑफ सी बाई सी इज इक्वल टू मोल ऑफ डी बाई डी। और इस एक्सप्रेशन के माध्यम से एक इक्वेशन का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, जिस रिएक्शन का इक्वेशन बैलेंस्ड हमें दिया हुआ है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हमें मोल मोल एनालिसिस करना है तो यहाँ पे किस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल दिया हुआ हो या नंबर ऑफ एटम दिया हुआ हो, यहाँ पे नंबर दिया है, या हो सकता है कि हमें मास दिया हुआ हो, या हो सकता है कि हमें मोल दिया हुआ हो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, या यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको दिया हुआ हो वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी, या आपको दिया हुआ हो वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का दिया हुआ हो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, सबस्टांस का मोल निकालेंगे, फिर मोल मोल एनालिसिस करेंगे। अगर नंबर दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, हमें मोल मिल जाएगा। मास दिया है तो डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोल दिया है तो अच्छी बात है। वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस, कोई गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है एनटीपी पे, इसे डिवाइड करेंगे 22.4 से। और किसी गैस का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है एसटीपी पे, या 22.7 से 22.711 लीटर होता है, तो 22.7 से डिवाइड करेंगे, मोल मिल जाएगा। जब हमें मोल मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस करेंगे। तब हम लोग यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस करेंगे, यानी यहाँ पे
मोल मोल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें कोई रिएक्शन दिया रहेगा ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो इस इक्वेशन का जो कि बैलेंस्ड है, इसका हम लोग मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मोल मोल एनालिसिस आप करोगे तो आप लिख सकते हो मोल ऑफ कैपिटल ए बाई ए, मोल ऑफ कैपिटल बी बाई बी, मोल ऑफ कैपिटल सी बाई सी और मोल ऑफ कैपिटल डी बाई डी। इस इक्वेशन एक्सप्रेशन के माध्यम से आप मोल मोल एनालिसिस कर सकते हो। तो मान लो कोई अननोन होगा तो उस अननोन का सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल में अगर आंसर पूछता है तो यहीं पे आंसर हम रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। एक सबस्टांस का कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हो तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मोल पूछेगा। हो सकता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछ ले, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या मास या वॉल्यूम। बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है जो मोल से रिलेटेड हो। तो अगर मोल पूछता है तब तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे रिपोर्ट कर दोगे। लेकिन मोल से अगर आपको नंबर निकालना है, मोल से क्या निकालना है, नंबर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, तो एन से मल्टीप्लाई करोगे। या मोल से यहाँ पे मास निकालना है, मोल से मास निकालना है तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, मोल इंटू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करो। या मोल से तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी। या फिर मोल से हमें निकालना हो वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट एच टी पी, एट एच टी पी 22.7। देखिए, आप लोगों ने 11th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, कुछ लोग 12th पास्ट हैं, तो अलग अलग बैचेस हैं। आपने 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, और ये मोल कंसेप्ट चैप्टर बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं या फंस जाते हैं। तो पहले ये पहला चैप्टर है और इसको स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमने 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, और जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी लेवल के। तो पहला सिंपल एक मोल के रिलेशन से फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन डेंसिटी से पूछ सकता है, और तीसरा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में सिंपल मोल मोल एनालिसिस, लिमिटिंग रिएजेंट, सीरीज रिएक्शन, बेसिकली इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक कंसंट्रेशन टर्म्स, तो हर एक एक चैप्टर के जो अलग अलग सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स को हम माइंड में रखें, और अगर हमने प्रैक्टिस किया है, रिवाइज किया है, तो हम कॉन्फिडेंट रहे कि हमें इस चैप्टर से हर हाल में बेसिकली स्कोर करना है, इतना ध्यान में रखना है। तो जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, इससे आप क्या निकाल लोगे, मोल। फिर उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन का, उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन का आप क्या करोगे, मोल मोल एनालिसिस करोगे। जो सबस्टांस अनोन है उसका पहले आप कैलकुलेट करोगे मोल, फिर उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कंबसन ऑफ मीथेन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा हुआ है। कंबशन ऑफ मीथेन की अगर आप बात करते हो, कंबशन ऑफ मीथेन की बात करते हो, मीथेन गैस का कंबशन हो रहा है, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो आफ्टर कंबशन बेसिकली यह हमें वेपर स्टेट में मिलेगा। मान लो यहाँ पे कहता है कि इफ 80 ग्राम ऑफ मीथेन गैस reacts with O2 then find फर्स्ट आपसे पूछता है क्या बताओ, मोल ऑफ O2 reacted, comma CO2 produced एंड H2O लिक्विड प्रोड्यूस्ड का मोल बताना है। यह आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि आप मास बताओ क्या होगा,
मास ऑफ O2 रिएक्टेड या CO2 प्रोड्यूस्ड, या आपसे पूछ सकता है कि H2O लिक्विड कितना बेसिकली प्रोड्यूस हुआ। तो एक तो आपसे मोल पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्टेड या CO2 प्रोड्यूस्ड एंड H2O लिक्विड प्रोड्यूस्ड एट NTP, प्रोड्यूस्ड एट NTP, ये क्वेश्चन पूछ सकता है मान लीजिए। और एक नंबर ऑफ मोलिक्यूल से कोरिलेट कर सकता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की काउंटिंग करा सकता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है मास, नंबर, मोल या वॉल्यूम में से, तो बेसिकली इससे हम मोल निकालेंगे उस सब्सटेंस का। अब मोल निकालने के बाद मोल मोल एनालिसिस करेंगे और अननोन का सबसे पहले मोल फाइंड आउट करेंगे। अब मोल फाइंड आउट करने के बाद हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ एटम बता सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता सकते हैं, मास बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं। इतनी एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है और ये 80 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहा है। इस पे हम लोग आते हैं। यहीं पे लिखते हुए चलते हैं कि 80 ग्राम मीथेन बेसिकली जब रिएक्ट कर रहा है, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस इक्वल टू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो सबसे पहले हमें एश्योर होना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। जब भी इक्वेशन के माध्यम से हम मोल मोल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें इक्वेशन का बेसिकली चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड है तो उससे पहले बैलेंस करेंगे, देन इस एक्सप्रेशन का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमें कह रहा है कि 80 ग्राम दिया है, मीथेन रिएक्ट कर रहा है, तो मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास, ये कितना मोल आ जाएगा? तो ये हमें मिला 5 मोल। कितना मोल मिला? 5 मोल। अब इसका मोल मोल एनालिसिस जब आप करेंगे, मोल मोल एनालिसिस, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोल ऑफ मीथेन रिएक्टेड बाई 1, मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्टेड बाई 2, मोल ऑफ CO2 फॉर्म्ड बाई 1 और मोल ऑफ H2O लिक्विड बाई 2। ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन का। इसके आधार पे जिसका इंफॉर्मेशन हमें दिया है मीथेन का, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। सारे अननोन का मोल, मास, नंबर एंड वॉल्यूम, इसके आधार पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का भी साथ में अलग से स्टार्ट हो जाए। और थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि यही नहीं कि एक ही चैप्टर पे हम लोग रहेंगे। तो मोल कंसेप्ट के बाद कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे सीक्वेंस में, और साथ ही साथ कुछ अदर चैप्टर्स के भी आएंगे बीच बीच में। तो मोल मोल एनालिसिस में यहाँ पे आप मोल ऑफ मीथेन पुट करोगे 5 मोल बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 बाई 2, मोल ऑफ CO2 बाई 1 और मोल ऑफ H2O बाई 2। तो यहाँ से मोल ऑफ O2 हम लोगों को कितना मिलेगा? मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 10 मोल, 5 बाई 1 5 इंटू 2। मोल ऑफ CO2 कितना मिलेगा? 5 बाई 1 इंटू 1 मोल। और मोल ऑफ वाटर लिक्विड, तो 5 बाई 1 इंटू 2, 10 मोल मिलेगा ये। तो मोल हमें मालूम है। अब इसके बाद मास, तो मास आप जानते हो, मोल इंटू मोलर मास। तो यहाँ पे लिखोगे मोल है 10 आई इंटू 32 ग्राम। मास ऑफ CO2 मोल है 5 आई इंटू 44 ग्राम। मास ऑफ H2O, तो मास ऑफ H2O 10 इंटू 18 ग्राम। तो मास मिल गया। अगर हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बताना है तो मोल इंटू Na होगा। लेकिन अब वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP, तो मोल गुना 22.4, मोल गुना 22.4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोल कितना है, 10 मोल है। तो 10 मोल आई इंटू 22.4 कितना आएगा? 224
लीटर, या वॉल्यूम इन लीटर ऑफ CO2 गैस एट NTP, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोल इंटू 22.4, यानी 5 इंटू 22.4 कितना, 112 लीटर। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई कहता है कि बेसिकली वॉल्यूम इन लीटर ऑफ वाटर एट NTP, और वाटर का मोल आपको यहाँ पे मालूम है 10 मोल। कोई लिख देता है कि 10 मोल गुना 22.4 और ये 224 लीटर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर बेसिकली है क्या, तो वाटर यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, यानी गैस पे ये फॉर्मूला लागू होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो मास बाई डेंसिटी से। 10 मोल का मास है 180 ग्राम, तो बेसिकली आपने यहाँ पे लिखा कि वेट ऑफ वाटर लिक्विड कितना है, 180 ग्राम है, और डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड ये कितना होता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का होता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम मिलता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पहले होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है, कम होता है। मैक्सिमम मिलता है हमें, जो वही पूरे 11th और 12th के सिलेबस में हम रिपोर्ट करते हैं। यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड मास बाय डेंसिटी से क्या मिलेगा, 180 मिलीलीटर, यानी वाटर लिक्विड का जितना मास होगा उतना ही नंबर हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम का मिलेगा, और उसका यूनिट क्या होगा, मिलीलीटर। तो इसको देख सकते हैं आप, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर है तो क्वेश्चन का महासागर, लेकिन हमें अपने सिलेबस पे फोकस करना है, और सिलेबस पे जब फोकस करेंगे तो एक बार थ्योरी रिवाइज करेंगे, मेंटली रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए, और एक बेसिक क्वेश्चन। तो बेसिकली इतना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मान लो कोई व्यक्ति मूल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये चैप्टर वीक होगा, नहीं पढ़े होंगे, तो वो कम समय में इसको देख सकते हैं। मतलब हर एक चैप्टर को हम शॉर्टकट जो भी आसानी से सीख सकते हैं और एग्जाम में जा कर के स्कोर कर सकते हैं, उनके लिए मतलब ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये ध्यान में आप रखें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रिएक्शन कि Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और ये बना रहा है ट्वाइस NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ट्वाइस NaCl प्लस, तो यहाँ पे आप लेंगे 2HCl और H2O प्लस CO2 गैस, और यहाँ पे इसका मान लो 530 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्ट कर रहा है। तो आप बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ए 530 ग्राम ऑफ Na2CO3 reacts, then find volume in liter of CO2 gas produced at STP। तो देखो STP की जब बात करेंगे तो NCERT में STP 1 मोल का जो मोलर वॉल्यूम हमें मिलता है STP में, दैट इज 22.711 लीटर, यानी 22.7 को हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, और यहाँ पे अगर आप मोल निकालना चाहोगे तो कितना होगा, सोडियम कार्बोनेट का ये 46 प्लस 60 106, तो 530/106 कितना मोल होगा, तो ये 5 मोल। अब इक्वेशन बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हैं, इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो आप डायरेक्ट मोल मोल एनालिसिस का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मोल मोल एनालिसिस का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, यानी मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, mole of sodium carbonate by 1, mole of HCl by 2, mole of NaCl by 2, mole of H2O by 1,
मोल ऑफ CO2 बाई 1। तो ये नोन है और दूसरा यहाँ पे CO2 अननोन है, बस इसके मोल पे फोकस करेंगे आप। तो 5 मोल है, 106 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मोल मिलेगा, तो ये 5/1 मोल ऑफ CO2 बाई 1 आप देख सकते हैं। तो मोल ऑफ CO2 कितना फॉर्म हुआ, तो मोल ऑफ CO2 फॉर्म हुआ 5 मोल। तो वॉल्यूम इन लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP, तो 5 इंटू 22.7 लीटर। तो ये एक सिंपल सा दिमाग में रखना है कि हम मोल मोल एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो। जैसे यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन रिएक्शन हमें दिया है कि N2 गैस अब प्लस 3H2 गैस से क्या बन रहा है, 2NH3 गैस। इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो ये हमें सपोज दिया हुआ है कि अमोनिया यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है 11.35 लीटर एट STP, और आपको बताना है फाइंड मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेड, फाइंड रेशियो ऑफ रिएक्टेड मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जो भी रिएक्टेड मास है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का, उसका रेशियो आपको बताना है। तो आप मोल मोल एनालिसिस करेंगे, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अब बताओ यहाँ पे कितना मोल मिलेगा अमोनिया का। अमोनिया का मोल सबसे पहले निकाल लो। यहाँ पे अमोनिया का मोल आप लिख सकते हो 11.35 है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं मोल ऑफ अमोनिया गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22.7, हाफ मोल, 0.5 मोल आपको मिला। इक्वेशन बैलेंस्ड है तो इसका मोल मोल एनालिसिस हम लोग करेंगे। इसका जब आप मोल मोल एनालिसिस करेंगे, मोल मोल एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई 1, मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 3 और मोल ऑफ अमोनिया बाई 2। तो बेसिकली यहाँ पे मोल ऑफ अमोनिया है 0.5/2, मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 3, मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई 1। तो दोनों का मोल यहाँ से मिल जाएगा। मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, 1/4.25, एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना मिलेगा, अब देख सकते हैं 0.25 इंटू 3, 0.75 मोल। दोनों का मोल मिल गया आपको, तो यहाँ से आप मास बता सकते हो। यानी वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो बताना है। आप बताएं, मोल इसका 0.25 है इंटू 28, हाइड्रोजन का मोल कितना है 0.75 इंटू 2, तो ये बेसिकली 1/3 होगा और ये 14, यानी 14/3 ये मास रेशियो आपको मिलेगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, बस दिमाग में क्या रखना है उस फ्लो चार्ट को, कि हमें नंबर दिया हो या मास दिया हो या मोल दिया हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हो, उससे हम लोग क्या रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे हम लोग मोल निकाल सकते हैं। मोल निकालने के बाद हम मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं। इसको करने के बाद हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो लिमिटिंग रिएजेंट में आपने पढ़ा है द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट एंड डिसाइड या लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट, द रिएक्टेंट which
कंज्यूम फर्स्ट एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट की मात्रा को डिसाइड करता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज्यादा मात्रा में है उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो जो ज्यादा मात्रा में है उसे हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कब यूज करना है। तो एक रफ स्केच दिमाग में होना चाहिए। हमने 3 क्वेश्चन किया मोल मोल एनालिसिस में, मान लीजिए 3 क्वेश्चन किया या एक क्वेश्चन किया, तो हमने वहां पे देखा कि कोई एक रिएक्टेंट का डेटा दिया हुआ है। तो जब कोई एक रिएक्टेंट का डेटा दिया हुआ है तो वहां सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कौन पहले खर्च होगा कौन बाद में खर्च होगा। एक ही रिएक्टेंट है तो उसको जितना खर्च होना है होगा। लेकिन एक से ज्यादा रिएक्टेंट का जब डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, 4 रिएक्टेंट है, और एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अगर डेटा दिया हुआ है, तब वहां पे आप चेक करेंगे कि हाँ क्या ऐसी कोई संभावना है कि कोई रिएक्टेंट पहले खर्च होकर के जीरो हो जा रहा है और दूसरा रिएक्टेंट बचा हुआ है। तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कोई संभावना वहां पे बन सकती है कि एक रिएक्टेंट पहले खर्च हो जाए और बाकी सब रिएक्टेंट एक्सेस में बचा हुआ हो, तब वहां लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आता है। तो उसको समझेंगे कैसे, इस बात का यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे तो अगेन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम पीओएसी नहीं लगा रहे हैं तो इक्वेशन के आधार पे चल रहे हैं तो यहाँ रिएक्शन जैसे मान लो हमें दिया हुआ है कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्वल टू 2NH3 गैस, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे जैसे यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, ये कोफिशिएंट रेशियो है, कोफिशिएंट रेशियो। और इसका अगर हम मान लो ले लें 2 मोल और ये दिया हुआ हो क्वेश्चन में 6, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोल रेशियो रिएक्टेंट का क्या है, यहाँ पे मोल रेशियो है 2:6, यानी दिस इज इक्वल टू 1:3। और कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, तो कोफिशिएंट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट भी क्या है 1:3, और ये दोनों क्या है बराबर है। तो आप कह सकते हो सो देयर विल बी नो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये दोनों बराबर है, मोल रेशियो और कोफिशिएंट रेशियो, तो आप यहाँ कह सकते हो कि देयर विल बी नो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यानी यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा जब दिया हुआ मोल का रेशियो रिएक्टेंट का, मोल रेशियो रिएक्टेंट और कोफिशिएंट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट अगर बराबर है तो वहां कोई पहले खर्च नहीं होगा। सारे रिएक्टेंट क्या होंगे साथ साथ खर्च होंगे, दोनों रिएक्टेंट क्या होंगे साथ साथ खर्च होंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, तो आप यहां कह सकते हो देन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, देन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहां लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। यानी यहां हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मोल मोल एनालिसिस, सिंपल मोल मोल एनालिसिस। और यहां सिंपल मोल मोल एनालिसिस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोल ऑफ नाइट्रोजन बाई 1 बैलेंस्ड इक्वेशन है, मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 3, मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाई 2। तो देखो 2 रिएक्टेंट का डेटा दिया हुआ, आप कोई एक का पुट कर लो या दोनों का पुट कर लो, किसी से भी निकाल लो, आंसर अमोनिया का क्या आएगा सेम आएगा कि अमोनिया का कितना मोल यहाँ पे बनेगा। तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन का मोल 2 मोल दिया है, इसका 6 मोल, तो 2/1 या 6/3 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाई 2। तो मोल ऑफ अमोनिया कितना फॉर्म्ड होगा, तो मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड हुआ 4 मोल। तो देखो
यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट और कोफिशिएंट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट जब बराबर होगा देन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये आप ध्यान में रखें। इसको लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोल रेशियो और कोफिशिएंट रेशियो बोथ आर इक्वल, सो देयर विल बी नो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे। जैसे यहाँ पे आप कहते हो कि ये दिया हुआ है 4 मोल और ये दिया हुआ है 6 मोल, 4 मोल और 6 मोल दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ पे मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कितना है? तो मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट आप देख सकते हो, मोल रेशियो ऑफ रिएक्टेंट आपको मिल रहा है 4:6, यानी दिस इज इक्वल टू 2:3। अब कोफिशिएंट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है? तो कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ रिएक्टेंट दिस इज इक्वल टू 1:3। तो कोफिशिएंट रेशियो बैलेंस्ड इक्वेशन का आप देख सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, पहले से हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये 1:3 है। तो आप देख सकते हो बोथ आर नॉट इक्वल, सो देयर विल बी कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। देयर इज कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, यानी यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप यहाँ दिमाग में रखेंगे और आपने पढ़ा भी होगा थ्योरी कि बेसिकली व्हेन mole ratio of reactant, when mole ratio of reactant is equal to coefficient ratio of reactant is equal to coefficient ratio of reactant, then there is concept of limiting reagent, then there is concept of limiting reagent। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, मोल बाई कोफिशिएंट का रेशियो हम निकालते हैं, यानी एक रिएक्टेंट का मोल डिवाइडेड बाई उसका कोफिशिएंट, दूसरे रिएक्टेंट का दिया हुआ मोल डिवाइडेड बाई उसका कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। मोल बाई कोफिशिएंट का रेशियो जिस रिएक्टेंट का लोअर होगा, मिनिमम होगा, वह रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले खर्च हो जाएगा और वह लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी आप यहाँ पे सबसे पहले चेक करोगे मोल बाय कोफिशिएंट का रेशियो, और यही की पॉइंट है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने। तो आप यहाँ पे जैसे मोल, इसका 4 मोल दिया है, कोफिशिएंट 1, इसका मोल है 6 मोल, कोफिशिएंट 3, ये 2 आया और ये 4 आया। तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, तो बेसिकली यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा हाइड्रोजन एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट इज नाइट्रोजन। जब आप एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेते हो तो लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पे मोल मोल एनालिसिस करते हैं, यानी लिमिटिंग रिएजेंट के दिए हुए मोल के आधार पे मोल मोल एनालिसिस करते हैं। तो पहले मोल रेशियो चेक करेंगे, फिर कोफिशिएंट रेशियो चेक करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है, देन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट चेक करेंगे, मोल बाय कोफिशिएंट का रेशियो। और जिस रिएक्टेंट का मोल बाय कोफिशिएंट रेशियो मिनिमम होगा, लोअर होगा, दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। उसके आधार पे हम मोल मोल एनालिसिस करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को अब मोल मोल एनालिसिस अगर करना है, मोल मोल एनालिसिस, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस था, तो आप यहाँ लिखेंगे मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड, मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट 1, मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट 3, और मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय 2। एक बात ये ध्यान में रखेंगे, ऐसे तो आप जो भी व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं, 11-12 दोनों पढ़ा है आपने, कुछ लोग 12th पास हैं, तो अपने रेस्पेक्टिव टीचर से आपने पढ़ा हुआ है, आपने पूरा कंटेंट पढ़ा हुआ है। जस्ट एक रिवीजन है कि सिलेबस का जो फंडामेंटल्स है, सिलेबस का जो बेसिक है, उसको रिकॉल करते हुए, रिवाइज करते हुए, जेईई मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्पीडली हम आगे बढ़ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे मोल ऑफ नाइट्रोजन जो रिएक्ट कर रहा है, उस
किसका मोल हम लोग पुट करेंगे? जो लिमिटिंग रिएजेंट पहले कंज्यूम हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन का मोल 6 मोल पुट करेंगे, न कि नाइट्रोजन का। लिमिटिंग रिएजेंट का मोल यहाँ पे पुट करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बाय 2, और यहाँ पे मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड बाय 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली कि मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना रिएक्ट कर गया। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर गया 6/3, 2 मोल। टोटल मोल कितना था नाइट्रोजन का? 4 मोल। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अनरिएक्टेड, मोल ऑफ नाइट्रोजन अनरिएक्टेड, दिस इज 4 - 2, 2 मोल। इसमें पूछ सकता है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। तो फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट क्या है? तो एक्सेस रिएजेंट नाइट्रोजन है, आपने यहाँ लिखा हुआ है। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड डिवाइडेड बाय ए नाइट्रोजन टोटल जो आपने लिया हुआ था, ये फ्रैक्शन हो गया। तो ये आपको कितना मिलेगा? 2/4.5। परसेंटेज निकालना हो तो फ्रैक्शन इंटू 100, 50%। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। तो मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना मिलेगा यहाँ से? तो मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली ये मिलेगा हम लोगों को 4 मोल। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा, एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्टेड हुआ, कितना अनरिएक्टेड है, कितना फ्रैक्शन रिएक्ट कर गया, कितना फ्रैक्शन अनरिएक्टेड है, कितना फ्रैक्शन कितना परसेंटेज रिएक्टेड का है, कितना परसेंटेज अनरिएक्टेड का है, या जो प्रोडक्ट बना उसका मोल, मास, नंबर ऑफ मोलिक्यूल या वॉल्यूम पूछ सकता है। कहानी वही है, लेकिन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसको यहीं पे रखते हैं। इसके बाद जो अगला वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो लेक्चर जो होगा आपका 30 मिनट का, उसमें जेई मेन में पूछे हुए क्वेश्चन, मोल मोल एनालिसिस के लिमिटिंग रिएजेंट का 2 4 5 एग्जांपल कंसीडर करते हुए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, और कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो 4-5 छोटे छोटे जो वीडियो बने हैं आपके रिवीजन के लिए सफिशियंट है, और कॉन्फिडेंट होकर के आप एग्जाम में अपीयर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आप हो सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद।